हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों। तो ऐसे वन में जो आपको प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न और फिलिंग द ब्लैंक्स, तो वो इस टाइप के आते हैं। जैसे देखिए, प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से छांट कर लिखिए। राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जैसे आपके पास आंसर दिए होंगे, ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ठीक होगा, बाकी गलत होंगे। तो जो आपका ठीक होगा आप उसको लिखेंगे। जैसे पहला ये देखिए, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? क 1, ख 2, घ 10, घ अनगिनत। हाउ many रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स? A1, B2, C10 एंड D इनफाइनाइट। तो देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं थी? वो होती अनगिनत। कितनी होती हैं? अनगिनत। इनफाइनाइट, यानी कि आपका ऑप्शन होगा घ। तो मैंने देखिए लिख दिया है कि आंसर नंबर 1 का इंग्लिश वाले लिखे, हिंदी वाले लिखेंगे। आंसर नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है घ, और आप लिखेंगे अनगिनत, हिंदी मीडियम में अनगिनत, काउंटेबल, यानी कि आप उनको गिन नहीं सकते हैं। तो इंग्लिश में लिखेंगे आप डी, और आप लिखेंगे इनफाइनाइट, ये इंग्लिश में लिखेंगे आप। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं किसके? टू रेशनल नंबर्स के बीच में। अब सेकंड पार्ट देखिए, 169 के वर्गमूल के इकाई का अंक क्या होगा? 169 के वर्गमूल के इकाई का अंक क्या होगा? क 1, ख 2, घ 3 या घ 4। What will be the unit digit of the square root of 169? A1, B2, C3 एंड D4। तो इसमें देखिए, 169 के वर्गमूल, आपने 169 का वर्गमूल निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट 169 का। उसमें देखेंगे आप यूनिट डिजिट क्या होगा उसका, इकाई का अंक क्या होगा उसका। तो देखिए, एक तो इकाई का अंक यहाँ पर 9 है, तो किससे आता है? एक तो 3 3 9 होता है, 3 3 ज़ा 9, या 7 7 ज़ा 49। देखिए क्या होता है, या तो आप देखिए क्या होता है कि आपको इसके वर्गमूल करना है आपने। 3 3 ज़ा 9 होता है, या 7 7 ज़ा 49। तो देखिए आप यूनिट डिजिट यहाँ भी 9 आ रहा है और यहाँ भी 9 आ रहा है। तो इसलिए जब आप इसका वर्गमूल करेंगे, या तो होगा 7 या होगा 3। ठीक है, तो अब इसमें से ऑप्शन देखिए आप क्या होगा। यहाँ पर 7 तो दिया नहीं, इसलिए आपका क्या ऑप्शन होगा? 3। क्या होगा? 3। जैसे आंसर नंबर 1 का सेकंड पार्ट होगा, तो हिंदी में लिखेंगे आप ग, हिंदी मीडियम वाले ग, और ऑप्शन क्या है इसका? 3। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सी, और आप लिखेंगे 3। तो अब देखिए, मैं आपको स्क्वायर रूट भी निकाल के बता रहा हूँ। देखिए 169 की बात की इन्होंने, 169, इसका वर्गमूल निकालिए आप। देखिए दो तरीके से निकालते, एक तो आप डिवीज़न मेथड से, एक आप फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर फैक्टराइजेशन मेथड करना तो इकाई का अंक देखेंगे आप 9 है, तो 9 है तो आप इनको जोड़िए पहले, क्योंकि 9 2 से जाएगा ना, इसलिए जोड़िए। 3 के लिए 2 जोड़ेंगे आप, 9 6 15, 15 1 16। तो 3 से 16 कभी डिवाइड होता नहीं है। फिर आती 7 की बारी, देखिए 7 1 जा 7, यानी कि 7 एकम 7, कितना बच गया आपका? कैरिंग बच गई 4, सॉरी 7 एकम 7, तो ये बच गए 9, 7 दूणे 14, 7 दूणे हो गए 14, कितना बच गए 2, हो गए 29, 7 चौके 28, नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। तो फिर उसके बाद 9 कब आता है? वो आता है 13 से। किससे? 13 से। ये सीधा ही टेबल है 13 का। तो देखिए 13 बन जा 13, और कैरिंग बच गई 14 15 16, 3 कैरिंग 39, 13 3 जा 39, यानी कि 13 एकम 13, 3 बच गए 39, 13 3 39, और फिर देखिए 13 एकम 13। तो अब जो इसका आपका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल, वो आ गया देखो 13 गुणा 13, यानी कि पेयर बन गया आपका, जोड़ा बन गया, तो इसके बदले आपका स्क्वायर रूट बन गया, तो आ गया 13। अब बात इन्होंने की है कि इसके इकाई का अंक, तो आप देखिए इसमें इकाई का अंक क्या आ गया? इकाई ढाई, यानी कि यूनिट डिजिट, यूनिट्स एंड टेंस, क्या आ गया आपके पास? 3। तो वो हुआ आपका 3, तो इसलिए आप लिखेंगे इसमें 3। और अगला प्रश्न देखिए तीसरा, यदि x और y में प्रत्यक्ष या सीधी समानुपात हो तो उन्हें कहते हैं? क समानुपाती, ख अनुक्रमानुपाती, घ प्रति लॉम अनुपाती, घ इनमें से कोई नहीं। इफ x and y are in directly proportional, then
दे आर नोन एज ए प्रोपोर्शनल, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड सी इनवर्स प्रोपोर्शनल एंड डी नन ऑफ दीज। तो देखिए बात की है एक्स और वाई प्रत्यक्ष या सीधी समानुपात में हो, सिंपल समानुपात में हो, सीधी या प्रत्यक्ष में, तो आप उसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती। इस तरह से लिखते हैं आप इसे। देखिए अगर सीधी अनुपाती हो तो आप इस तरह से लिखते फिर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसको लिखते इस तरह से x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि x अनुक्रमानुपाती y। ठीक है, तो आपका होगा ऑप्शन ख। तो आंसर नंबर 1 का जो थर्ड होगा वो होगा अनुक्रमानुपाती, यानी कि आपको होगा, हिंदी वाले लिखेंगे ख और लिखेंगे आप अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। और इंग्लिश में कहते हैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसको होगा बी, इंग्लिश में लिखेंगे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये होगा आपका। और उसके बाद आगे देखिए आप प्रश्न 4 देखिए, x + 4 = 8, यानी कि x = 4 बराबर है 8 में x का मान होगा क 32, ख 12, ग 8, घ 4। What will be the value of x in x + 4 = 8? A 32, B 12, C 8 एंड D 4। तो देखिए आपने यहाँ से क्या करना है, x + 4 = 8, इसमें से आपने x का मान ज्ञात करना है। व्हाट इज x? x इज अ वेरिएबल। क्या है? x चर है आपका। क्या है? चर। तो इसको देखिए कैसे करेंगे आप, जैसे दिया ना, देखिए x + 4 = 8। इन्होंने कहा है, देखिए क्या कहा है, x का मान, वैल्यू ऑफ x। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए x क्या है? वेरिएबल है, यानी कि चर है, उसको रखेंगे आप बाईं साइड में, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म में वो जाएगी बराबर से परे। तो देखिए 8 का तो 8 रह गया, अब +4 है, ये राइट साइड में जा रहा है, प्लस है तो पर जाके क्या हो जाएगा? -4। नाउ x = अब देखिए 8 से पहले क्या साइन है, 8 आपका प्लस का है, कुछ नहीं तो प्लस का है, 4 आपका माइनस का है, 8 प्लस का 4 माइनस का, तो क्या होगा? माइनस होगा। 1 डिजिट प्लस की है, दूसरी माइनस की, तो क्या होगा? लेस होगा, माइनस होगा। 8 से 4 लेस किया 4, और चिन्ह का ध्यान रखना, बड़ी देखो आप पास प्लस वाली, तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन प्लस हम लिखते नहीं, इसलिए क्या आंसर होगा इसका? 4। तो आपका आंसर देखिए क्या होगा? घ। क्या होगा? घ। घ है देखिए 4, तो आप लिखेंगे घ, और लिखेंगे आप 4, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे डी, और लिखेंगे आप ऑप्शन में 4। आंसर नंबर 1 का 4th पार्ट दैट इज डी = 4, और हिंदी में ग = 4। सॉल्व करके करना, तुक्का नहीं लगेगा। फर्स्ट का 5 पार्ट देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है क 90 डिग्री, 90 डिग्री, ख 180 डिग्री, घ 270 डिग्री, घ 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री एंड डी 360 डिग्री। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है, जब तक नहीं कहा है तो वो होते हैं आपके अंतःकोण। जब तक नहीं कहा है कि बाह्य कोण, तो आपके समझना कि आपने वो क्या है? अंतःकोण। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो वो होगा आपका ऑप्शन क्या होगा? आंसर नंबर 1 का 5th जो है घ होगा आपका। क्या? घ 360 डिग्री। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखेंगे आप डी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जब तक आप पास नहीं कहा है एक्सटीरियर, तो इसका मतलब समझना कि आपने वो इंटीरियर एंगल्स की बात की जा रही है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए बहुभुज के अंतःकोणों का योग, कोई भी बहुभुज त्रिभुज के बाद होती है आपकी, तो बहुभुज त्रिभुज भी बहुभुज में आती है, चतुर्भुज भी बहुभुज में आती है, आयत भी बहुभुज में आती है, वर्ग भी बहुभुज में आता है, पंचभुज भी, षटभुज भी, सप्तभुज भी, अष्टभुज भी, सभी जो आपकी बहुभुज में आती है। किस में आती? वो बहुभुज में। देखिए बहुभुज के अंतःकोणों का योग, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, इसका फॉर्मूला है n-2 × 180 डिग्री। n क्या है? n जो है यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। क्या है यहाँ पर? n जो है भुजाओं की संख्या है। अब बात कर रहे हैं, देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर मतलब 4, उसकी 4 भुजाएं हैं। कितनी है चतुर्भुज में?
चार भुजाएं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने देखिए फॉर्मूला बताया, क्या बताया आपको कि n माइनस कोई भी बहुभुज है उसके जो अंतः कोणों का योग होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। नव मैंने क्या कहा, n क्या है, n है भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। जो भी पॉलीगन दी है आपके पास, पॉलीगन दिया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब उसमें 4 साइड्स होती है, कितनी होती है, 4 साइड्स। तो n की जगह आएगा देखो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए 4 से पहले प्लस, क्योंकि पहले हम बॉड मास के अनुसार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 देखिए प्लस का है, 2 आपका माइनस का, 4 में 2 घटे 2 और इंटू 180 डिग्री। तो अब देखिए 2 0 0, 2 8 16, 2 1 2, 2 + 1 3, 360 डिग्री। ठीक है कि 2 0 0, 2 8 16, हासिल 1, 2 1 2 1, 360 डिग्री। नहीं तो आप साइड में भी इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 0 0, 2 8 16, 2 9 1 3। तो ये देखिए आ गया आपका 360 डिग्री। ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। अगर पंचभुज का निकालना तो 5 आएगा इनकी जगह, षटभुज का निकालना तो यहाँ पर 6 - 2 होगा, सप्तभुज का निकालना तो 7 - 2 होगा, और अष्टभुज का निकालना तो 8 - 2 होगा। यानी कि जिस भी बहुभुज के आपने कोणों का योग याद करना है वो होगा इंटीरियर। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री, उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। कोई भी बहुभुज, बाह्यभुज, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना आपने। ओके, तो ये आपको तरीका था। अब देखिए ये तो था आपका आंसर नंबर 1 का 5th पार्ट। क्या हुआ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, वो ग होगा आपका, यानी कि डी 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब देखिए छठा पार्ट दिया, गोले के कितने फलक होते हैं, क 1, ख 2, घ बहुत सारे और घ इनमें से कोई नहीं। हाउ मैनी फेसेस आर देयर इन अ स्फेयर, A1, B2, C मैनी, D नन ऑफ दीज। तो देखिए गोला जो होता है, आप देखते हैं बॉल वो गोला है, कंचा वो भी गोल है, यानी कि गोला है। तो जो भी गोला है, जो फलक होता है, फलक हमारे को बिल्कुल स्पाट दिखता है, बिल्कुल प्लेन। ठीक है, स्पाट जो होता है उसको हम फलक कहते हैं। बिल्कुल प्लेन दिखे आपको, वो आपको जैसे ये आपका कागज़ है बिल्कुल प्लेन दिख रहा है देखिए, तो ये आपको इसको कहते हैं कि फलक होगा, ये आपका क्या होगा, ये फलक। ठीक है, तो आपको जो गोले में जो है कोई भी फलक नहीं दिखा, तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, या शून्य भी बोल सकते हैं आप, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास इनमें से कोई नहीं, ये होगा आपका ऑप्शन। यानी कि गोले में कितने फलक होते हैं, शून्य होते हैं। कितने होते हैं, शून्य, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ना तो उसमें शीर्ष होता है, ना ही उसमें किनारे होते हैं गोले में, ये ध्यान रखना। गोले में शून्य फलक, शून्य किनारे और शून्य शीर्ष। यानी कि नंबर ऑफ फेसेस इन स्फेयर 0, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन स्फेयर 0 एंड नंबर ऑफ एजेस इन स्फेयर दैट इज 0। यानी कि इनमें से कोई नहीं। 0 हमारे पास दिया नहीं है, शून्य नहीं दिया, तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो होगा ग, इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर 1 का छठा जो है आप लिखेंगे कौन सा, ग, और लिखेंगे आप इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर शून्य दिया होता तो आपने शून्य लिखना था, ये ध्यान रखना, क्योंकि गोले का कोई फलक नहीं होता है, ना शीर्ष ना किनारे होते, इनमें से कोई नहीं। तो इंग्लिश में लिखेंगे आप डी नन ऑफ दीज, डी इंग्लिश वाले लिखेंगे नन ऑफ दीज, डी पार्ट नन ऑफ दीज। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए, 7वां पार्ट जो आ रहा है इसका, कि 196 किस संख्या का वर्ग है, क 11, ख 12, घ 13, घ 14। यानी कि 196 इज अ स्क्वेयर ऑफ विच नंबर, ए 11, बी 12, सी 13 और डी 14। अगर सिंपल सा देखें, इन्होंने बात की, देखो वर्ग, वर्ग क्या होता है, वर्ग ये होता है कि मान लो किसी का भी आपने वर्ग निकालना, मान लो मैंने कहा 4 का वर्ग निकाली, देखो 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, यानी कि वो होगा 4 का वर्ग मतलब स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 4, तो वो होता आपका 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 4 16। ठीक है, अब बात की इन्होंने कि 196 किस संख्या का वर्ग है, यानी कि किसका हम स्क्वायर करें कि आपके पास 196 आए। अगर सिंपल सा देखें आपका, तो यूनिट डिजिट क्या है, 6,
6 आना चाहिए उसको मल्टीप्लाई करके। तो आप इनमें से चेक कर सकते हैं। देखो यूनिट डिजिट इसका एक है, इकाई अंक एक, एक एकम एक, नहीं आ रहा 6। 2 दूने 4, नहीं आ रहा 6। 3 तिये 9, नहीं आ रहा 6। 4 चौके 16, 6 आ रहा इकाई अंक 16 में। तो आपका ऑप्शन जो है वो होगा 16। क्या होगा? 16। देखिए आप देखेंगे यूनिट डिजिट जो है मल्टीप्लाई करके उसी को स्क्वायर करके 6 आना चाहिए। आप सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करिए। देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, नहीं आ रहा है। 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। 16 में जो है 6 आ रहा है। नहीं तो आपने क्या करना है, 196 किस संख्या का वर्ग है? एक तरीका फिर यह है कि आप बारी बारी से इनको 2 बार गुणा करेंगे। 11 गुणा 11, 12 गुणा 12, 13 गुणा 13 और 14 गुणा 14, इस तरह से करेंगे आप। तो उस तरह से करना तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, या सिंपल बोला है किसका वर्ग है तो आप इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। बोला है ना किसका वर्ग है तो आप इसका वर्गमूल निकाल के देखिए। देखिए 2 से 1 नहीं होगा 19, 2 9 18, 1 बच गया 16, 2 8 है 16, 2 9 जा 18, कैरिंग 1 16, 2 8 जा 16। फिर यूनिट डिजिट 2 8 है, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, कैरिंग 1 18, 2 9 जा 18। देखिए 2 चौके 8, 1 बच गया 18, 2 9 18, ये जाता 7 से, 7 7 जा 49, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो देखिए 196 जो है किसका वर्गमूल है? वो है देखिए 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। तो देखिए ये बन गया पेयर, यानी कि 2 गुणा 7, 2 सते 14। तो ये किसका वर्ग है? वो है 14 का। किसका वर्ग है? 14 का। जो आपको मैंने एक तरीका और भी बताया, देखिए ढंग से समझना आपने। ओके, तो आंसर नंबर फर्स्ट का जो 7th पार्ट है उसका होगा डी, यानी कि घ, हिंदी वाले घ लिखेंगे और 14, और इंग्लिश में डी इज 14। ठीक है। अब अगला जो पार्ट है देखिए 8th पार्ट, इन्होंने कहा है कि 10 की घात 24, यानी कि 10 की घात 24 में आधार कितना है? देखिए ये जो नीचे वाला होता है ये आधार होता है, जो ऊपर लिखा जाता है उसको हम घात कहते हैं। ये आधार, ये घात, ये आधार का अंक है, ये घात का अंक है। घातांक भी कहते हैं इसको, घातांक यानी कि घात का अंक। 10 की घात 24 में आधार कितना है? क 10, ख 24 और घ 34 और घ 240। व्हाट इज़ द बेस इन 10 पावर 28, यानी कि 10 डिग्री 24? A 10, B 24 एंड C 34 एंड D 240। तो देखिए जो ये लिखा जाता है इसको कहते हैं बेस, जो नीचे लिखा जाएगा बेस आधार कहते हैं, और जो ये पावर में लिखा जाता है डिग्री में उसको कहते हैं, ऊपर लिखते हैं उसके सिर के ऊपर, इसको कहते हैं हम डिग्री या पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर, इसकी पावर या डिग्री। तो देखिए इसको होता है आधार, और आधार की जो घात है उसको कहते हैं हम ऊपर घात, या घातांक भी बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? घातांक। ठीक है। तो अब जो आधार होगा वो होगा नीचे वाला, ध्यान रखना, घात को नहीं, आधार है नीचे वाला। तो आप चेक करिए, देखिए आधार क्या है इसमें 10 है। क्या ये आधार है? ये घात है, यानी कि घातांक ये है। घात इसमें 24 है, यानी कि घातांक 24 है, आधार कितना है 10। तो आपका ऑप्शन होगा क। क्या होगा? क, यानी कि बेस इन 10 raised to power 28 दैट इज 10। क्या है? बेस इसमें 10 एंड 24 क्या है? डिग्री या पावर। ठीक है। इसका आंसर नंबर 1 का जो 8 पार्ट है वो होगा क। क्या होगा? क, और लिखेंगे आप 10, और हिंदी वाले लिखेंगे ए, वो सॉरी इंग्लिश वाले ए और 10। क्लियर। अब आगे देखिए 9th ऑप्शन है इसका, 9th प्रश्न इसका फर्स्ट का ही। अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? क 4, ख 5, घ 12, घ 8। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ऑक्टागन? A 4, B 5, C 12 एंड D 8। अष्टभुज, अष्ट मतलब 8, 8 भुज में, यानी कि जो 8 भुजाओं वाली आकृति है उसमें कितनी भुजाएं होगी? अष्ट मतलब 8, कितनी होगी? 8। वो आपका ग होगा, यानी कि हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ऑक्टागन दैट इज 8। कितनी होगी? 8। तो हिंदी वाले लिखेंगे ग ऑप्शन, ग, और लिखेंगे आप 8, और इंग्लिश वाले लिखेंगे D, और साथ में लिखेंगे 8। आंसर नंबर 1 का जो 9th ऑप्शन है दैट इज घ होगा इसका, कि अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं, यानी कि 8 साइड्स इन ऑक्टागन। ठीक है। उसमें शीर्ष भी 8 होंगे। जितनी भुजाएं होती है उतने ही उसमें शीर्ष होते हैं, उतने ही उसमें किनारे होते हैं, उतने ही उसमें फलक होते हैं। जितनी भुजाएं होगी उतने ही फलक। अगर त्रिभुज होगी 3 उसमें फलक होंगे, 3 उसमें शीर्ष होंगे। ठीक है। लेकिन वो होगी त्रिभुज सिंपल कागज़ पर नहीं, जैसे आपका प्रिज्म होता है उसमें देख के लगेगा आपको पता। ठीक है। जैसे घन है, घन में कितने होंगे? घन में 4 फलक, 4 उसमें फलक होंगे। ठीक है। और 12 उसमें किनारे होंगे,
सॉरी 6 उसमें फलक होंगे घन में, कितने होंगे 6 फलक। हाँ 6 उसमें फलक होंगे, 8 उसमें शीर्ष होंगे घन में और 12 उसमें किनारे होंगे। वैसे ही घनाभ में भी 12 किनारे, 6 फलक और 8 उसमें शीर्ष होते हैं। ठीक है, जैसे घनाभ में आप कोई भी चीज़ लीजिए, माचिस की डब्बी लीजिए, आप देखेंगे तो फलक जो प्लेन वाला हिस्सा आपको दिखेगा, आप देखेंगे उसमें 6 होंगे। शीर्ष जो आपकी जो लाइनें होती सिंपल, उनको जो साइड वाले किनारे उनको आप किनारे कहेंगे। शीर्ष जो जहाँ पर 2 साइडें मिलती है, यानी कि 2 साइड जहाँ पर आपकी मिलेगी उनको शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, यानी कि वर्टिसेस। ठीक है, तो अष्टभुज में कितनी भुजाएं हुई, 8 उसमें भुजाएं हुई। कितनी हुई भुजाएं, 8 इसमें शीर्ष होंगे, 8 इसमें कोण होंगे। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष 3 कोण। चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 शीर्ष 4 कोण। आयत में वैसा आयत में 4 भुजाएं होती है, 4 ही उसमें शीर्ष होंगे, 4 ही उसमें कोण होंगे। ठीक है, 10th पार्ट है, देखिए क्वेश्चन 1 का 1/10 पावर 0 यानी कि 1/10 बराबर है क्या। यह है 1/10 बराबर है क्या। क 0, ख 1/10, घ 1, घ 10। ठीक है, इंग्लिश में 1/10 पावर 0 यानी कि 1/10 पावर 0 दैट इज इक्वल टू व्हाट, A 0, B 1/10, C 1 एंड D 10। तो देखिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको कैसे होगा, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। देखिए कि A की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। अगर आप लिखेंगे 100 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। किसी की घात अगर शून्य होगी वो किसके बराबर होता है, 1 होता है। अब जहाँ तक इस सवाल की बात है, देखिए 1/10 है। अगर आप इसको हल करेंगे 1/10 तो 1 का तो रहेगा 1, और यहाँ पर 10 है, वो मैंने अभी कहा कि 1 1, 100 1, तो 10 में कितना हुआ 1। तो अब आप देखो इसको अंश वाला अंक तो आपको लिखना होगा, क्योंकि हर में हम 1 नहीं लिखते हैं, तो आप सिंपल इसको क्या लिखेंगे 1। हर में 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, इसके सिवा अगर 1 के सिवा कोई भी अंक आपका आएगा उसको आप लिखते हैं। मान लो 2 आता तो 1/2 लिखना था हमने। ठीक है, 10 कितनी हुई 1, यानी कि 1 1, 100 1, 10 भी कितना होगा 1। देखिए 1 का तो 1 आ गया, 10 वो 1 आ गया, तो 1/1 यानी कि 1। तो आपका ऑप्शन होगा, देखिए आंसर नंबर 1 का जो 10वां है वो होगा आपका ग ऑप्शन। क्या होगा इसका 1, क्या होगा ग, और साथ में लिखेंगे आप 1, और इंग्लिश में सी पार्ट होगा और आप लिखेंगे 1। ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब अगला देखिए प्रश्न 2 कि रिक्त स्थान भरें, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने आपने। देखिए नंबर 1 0 का व्युत्क्रम खाली स्थान है। 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है, 0 का व्युत्क्रम नहीं है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, नहीं है, पूरा लिखेंगे आप। आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 0 का व्युत्क्रम नहीं है, पूरा लिखना, फिर आपने ब्लैंक्स की जगह नहीं लिखना है, या नहीं होता है भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट, नॉट या नो लिख सकते हैं आप, इज नो या नॉट। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 0 नॉट। क्योंकि देखिए अगर मैं कहूँ कि 0, देखो हम 0 को भी एक परिमेय संख्या मानते हैं, रेशनल नंबर। 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि इसके हर में हम 1 लिख सकते हैं। जब आप कहेंगे कि इसका व्युत्क्रम लिखना, का व्युत्क्रम क्या लिखना हो, व्युत्क्रम, इसको हम, ये जो है अनडिफाइंड है, इसका व्युत्क्रम नहीं होता है। क्या, तो इसका व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, इसका व्युत्क्रम नहीं होता है, 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। जैसे दूसरे किसी चीज़ का लिखना, जैसे 3 का व्युत्क्रम, 3 का व्युत्क्रम अगर हम लिखना चाहो तो 3 का व्युत्क्रम हम लिख सकते हैं। देखिए रेसिप्रोकल ऑफ 3, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 3, रेसिप्रोकल ऑफ 3। देखो 3 के बटे में क्या होता है 1, कोई भी संख्या उसके हर में 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल जो लिखना तो वो होगा, देखिए अंश, हर का बनेगा अंश और अंश का बनेगा हर, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में, तो उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन 0 को हम रेसिप्रोकल में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए 0 का व्युत्क्रम नहीं है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट।
ठीक है। नंबर 2, 7 के घन में इकाई का अंक खाली स्थान होगा। वट विल बी द यूनिट्स डिजिट इन द क्यूब ऑफ 7। 7 के घन में, देखिए 7 के घन, बात की है 7 के घन, 7 के घन या कहें तो आप 7 का घन यानी कि क्यूब ऑफ 7, क्यूब ऑफ 7। तो देखिए 7 का घन मतलब 7 की घात 3, क्यूब ऑफ 7 यानी कि 7 की पावर क्यूब। अब क्यूब का मतलब क्या है, इसको आप 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को ही 3 बारी, क्यूब घन 3 बारी करेंगे आप इसको। तो देखिए अब आप इसको गुणा करिए, 7 7 49, 47 9 343। देखिए 7 गुणा 7, 7 7 49, फिर एक 7 और बच गया, 7 9 63, हासिल 6, 7 चौके 28, 6 34, ये आ गया 343, ये आया देखो 343। और बात की इन्होंने इसके 7 के घन में इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या आएगा, देखो इकाई 2.5 सैकड़ा, यूनिट्स टेंस 100, क्या है यूनिट डिजिट 3, यानी कि इकाई का अंक क्या आ गया 3, 7 के घन में। तो आप देख सकते हैं, देखिए 7 के घन में इकाई का अंक क्या होगा आपका, केवल इकाई का अंक वो होगा 3 होगा, यानी कि बट विल बी द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट्स इन द यूनिट्स डिजिट इन द क्यूब ऑफ 7, दैट इज क्या इज 3। आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 3, क्या होगा इसका 3 होगा। तो देखिए बात कभी कभी वर्ग का भी पूछा जाता है, जैसे बोलूँ मैं कि भाई 4 का वर्ग, 4 का वर्ग का मतलब क्या है कि 4 का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 4, इस तरह से भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, घन का पूछा स्क्वायर का भी पूछा जा सकता है। स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 4 पावर स्क्वायर, यानी कि 4 की 2 पावर, यानी कि इसको होगा 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, यानी कि 4 चौके 16, इसमें का एक अंक 6 आएगा, बस ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब 7 के घन मतलब 7 को 3 बारी गुणा, ठीक है। अब बात कर रहा देखो तीसरा कि 2 की घात -1 जमा 3 की घात -1 जमा 4 की घात -1, और इन सब की घात जो है 0। तो वो मैंने आपको पहले बताया, किसी की भी घात है जो ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब सारा के अंदर वाली एक ही मानी जाएगी, ब्रैकेट के अंदर जो भी है। तो इसका मतलब कोई भी अंक है उसकी घात 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, दैट इज़ 1, क्या होगा 1, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, कोई भी हो। जैसे मैंने पहले कहा, देखिए एक की 0 1, 100 की 0 1, 1/10 की 0 10 की 0 हो गया 1। तो उसी तरह अगर आप करना चाहो, अगर पूरा करना तो कर सकते, देखिए 2 की घात -1, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी घात अगर बाहर 0 ब्रैकेट है तो ब्रैकेट मतलब ये एक ही अंक होगा आपका सॉल्व करके, फिर उसकी घात 0 1 होता है। देखिए 2 की घात 0, वो सॉरी 2 की घात -1 जमा 3 की घात -1 जमा 4 की घात -1 और ब्रैकेट क्लोज और बाहर 0। तो अब देखिए किसी की भी घात अगर माइनस है, उसको प्लस बनाने के लिए ऊपर लगाएंगे 1, पूरा ले जाओ बटे में, वो हो जाती है जमा, पावर भी उसकी जमा की हो जाएगी, माइनस है तो -1 हम लिखेंगे नहीं, माइनस का बन जाएगा प्लस। उसी तरह ऊपर लगाओ 1, अब 3 की घात -1 है तो ये जाएगा बटे में, तो घात हो जाएगी जमा, जमा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर जमा। उसी तरह 4 की घात -1 है, उसी तरह 1 लगाओ ऊपर, पूरा ले जाओ बटे में, घात क्या हो जाएगी जमा, यानी कि इसकी पावर 1 हम लिखेंगे नहीं और बाहर 0 चलता जाएगा। अब देखिए 1/2 1/3 1/4 सारे क्या है आपकी फ्रैक्शन है, यानी कि भिन्न है। भिन्नों के बीच में जब भी प्लस और माइनस आता तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनका लघुत्तम निकालते हैं। ये बड़े क्वेश्चन के लिए यहाँ तो आप सिंपल लिखेंगे, क्योंकि बाहर अगर 0 है, किसी की भी घात 0 है तो ये 1 के बराबर आएगा। अब देखो 2 3 6, 2 3 6 का देखिए लघुत्तम क्या आएगा, 2 से 2 एकम 2, 3 2 दूणे 4, फिर देखिए 2 से 2 एकम 2, और फिर 3 से देखिए 3 एकम 3। तो इसका जो लघुत्तम समावर्तक आएगा वो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि LCM, दैट इज 2 2 4 4 3 12, ये आ गया देखो 12। अब हमारा काम होता है पहला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या 2, उसका भी 12 बनाना है। देखिए 2 है पहली भिन्न का, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10, 2 छिके 12, बीच में क्या आ गया 6, आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो तब आया 12। तो आप ऊपर भी 6 से करेंगे, 6 एकम 6, यानी कि 2 6 जा 12, नीचे अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से, 6 बन जा 6 प्लस, फिर देखिए आगे 3 से, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 आ गए बीच में, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 से ऊपर 4 बन जा 4,
प्लस यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौके 12। अगर 3 को 4 से गुणा किया तो 1 को भी 4 से, 1 चौके 4। आगे देखिए 4 है तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12 के आगे बीच में 3 तो 3 से ऊपर 3 एकम 3 और बाहर जो आपका शून्य चलता जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 जमा 4 10, 10 जमा 3 13 बटा 12 और इसकी घात 0। आगे देखो एक ही संख्या की घात 0 आए तो दैट इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको बड़े क्वेश्चन के लिए कहा, अगर बड़े नंबर में आए तो तब आप इस तरह से करेंगे। अदरवाइज़ आपने चेक करना कि किसी की भी घात अगर 0 हो बाहर तो वो किसके बराबर होता है, 1। क्योंकि अंदर वाला जो आपका एक ही ब्रैकेट का मतलब क्या है कि अंदर जितने भी अगर आपका द्विपद है त्रिपद है तो सारा क्या होगा आपका एक में ही माना जाता है। तो इसलिए ये सब की घात 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब चौथा देखिए, घनाभ के खाली स्थान किनारे होते हैं। घनाभ के जो है 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। घनाभ के 12 किनारे होते हैं। वर्टिसेस ऑफ क्यूबॉइड आर दैट आर 12। वर्टिसेस ऑफ 12 यानी कि क्यूबॉइड आर 12। वर्टिसेस ऑफ क्यूबॉइड आर 12। वो मैंने पहले कहा क्यूब में भी 12 वर्टिसेस होंगे और क्यूबॉइड में भी 12 वर्टिसेस होंगे। और फेसिस की जब बात की घनाभ में यानी कि फलक, वो होंगे आपके 6 और शीर्ष होंगे 8। ठीक है, ओके। अब देखिए पांचवा, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम है या व्युत्क्रम जिसको आप कहते हैं वही चीज़ है 2 का गुणात्मक प्रतिलोम। एक चीज़ ये होती है कि 2 को किससे गुणा करे कि आपके पास 1 आना चाहिए गुणा करके। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए आपके पास गुणा करके। कितना आना चाहिए, 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। किसी का भी अगर रेसिप्रोकल लिखना, जैसे मैंने कहा देखिए 2 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये क्या होगा, सेम वो व्युत्क्रम ही होता है इसका। जैसे 2 है इसके बटे में क्या है 1, तो ये क्या होगा 1/2। यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है जब आप इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर आना चाहिए 1। तो इसमें क्या 1 चाहिए तो 1 ऊपर लगाओ, जो आपके पास यहाँ उसको अपॉन में लगाइए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 1 जा 1। ठीक है, तो जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वही आपका व्युत्क्रम भी होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम भी वही होता है। तो वो होगा 1/2। क्या होगा, 1/2। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हुआ, 1/2। व्युत्क्रम भी वही होगा 1/2, क्योंकि 2/1, क्योंकि इसके हर में हम कुछ नहीं लिखते हैं, वहाँ पर 1 होता है। तो 2/1 का गुणात्मक प्रतिलोम दैट इज इक्वल टू 1/2, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 यानी कि 2/1, इसको होगा 1/2। क्यों, क्योंकि देखिए हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपका ये होगा कि उस नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि यू विल गेट 1। ठीक है, तो आपको 1 चाहिए तो 1 लगाओ ऊपर, और जो आपके पास नंबर है उसको अपॉन में लगाइए। 2 से 2 कट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 × 1 1, यानी कि आपका आंसर होगा 1/2। कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम करना तो उसका ही रिवर्स लिखना आपने, अंश का हर का अंश बनाना है। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, वो होगा 1/2, यानी कि 1/2। तो वो आपका आंसर होगा। ओके, थैंक यू। रफ वर्क भी आपने करना है ध्यान से। ओके, थैंक यू।